पाकिस्तान की मखसूस सियासत में जो झगड़े चल रहे हैं सियासी जमातों के, या कहीं ना कहीं वो तो एक बहस है जो हमेशा चलती रहती है, लेकिन एक नया मामला सामने आया है। नया नहीं है, नए तरीके नई शक्ल से सामने आया है। पाकिस्तान के दरीना मसाइल, उनके हल के लिए वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ फार्मूले सामने आते रहे, लेकिन ज़्यादातर जो हमने देखा कि बहस बराए बहस या सियासत का शिकार होते रहे। अब नए सूबों की जो बहस छिड़ी हुई है ये बहुत मुतनव्वो है, इसके बहुत से एंगल्स हैं और बहुत सी डायमेंशंस हैं। इसकी टाइमिंग पे भी बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं और हस्बे रिवायत हम देख रहे हैं कि एक बार फिर ओपिनियन जो है वो डिफरेंस का शिकार है। कुछ लोग समझ रहे हैं ये तीर बहदफ नुस्खा है पाकिस्तान के तमाम मसाइल के हल के लिए, और कुछ लोग इसमें भी साजिश देख रहे हैं। सिर साहब, सबसे पहले तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो बेसिक क्वेश्चन तो यही है कि दूसरे ममालिक की मिसाल दी जाती है। भारत आज़ादी के वक्त, तकसीम के वक्त यूँ था और अब इतना हो चुका है। बेल्जियम में ऐसे, नाइजीरिया में ऐसे, या तुर्की में, ईरान में ऐसे किया गया। अमेरिका की यह हालत है, पाकिस्तान क्यों नहीं कर सका? पाकिस्तान 4 सूबों तक महदूद क्यों रहा? 1970 के बाद से इवॉल्व क्यों नहीं किया इसने इस लिहाज से? और दूसरा ये कि टाइमिंग, यानी इस वक्त ये बहस क्यों छेड़ी गई? बहुत अहम सवाल है ये। जी सही कह रही हैं, बहुत अहम सवाल है, मगर ये पहली दफ़ा नहीं है कि ये सवाल खड़ा किया गया है। मुझे याद है कि इस मौजू के ऊपर मैंने पहली दफ़ा तबसरा किया था फ्राइडे टाइम्स अखबार के अंदर। एक मजमून लिखा था 1993 या 94 में, तो आप समझिए 30 साल पहले। तो उस वक्त भी ये रेलेवेंट था ये इशू। तो और उसके बाद वक्तन वक्तन ये इशू खड़ा होता रहा है और अब फिर एक शदीद तरीके से फिर खड़ा हो गया है। तो सवाल पहला तो यही बनता है ना आयशा, कि क्या बात है कि ये सवाल जो है खड़ा होता है, फिर रह जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर रह जाता है। खड़ा क्यों होता है और कौन इसको खड़ा करता है, और क्या इसमें कोई सदाकत भी है कि नहीं, कोई जान है इसमें, पानी है इसमें कि नहीं? तो मेरा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि पाकिस्तान पहले दिन से एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनी, एक वेलफेयर स्टेट नहीं बनी, एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनी। नाउ कहीं कहीं नेशनल सिक्योरिटी स्टेट्स वेलफेयर स्टेट्स भी होती है और कहीं कहीं वेलफेयर स्टेट्स नेशनल सिक्योरिटी स्टेट्स भी होती है, मगर जब एक स्टेट पूरी तवज्जो जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर रखे तो फिर सोशल वेलफेयर जो है वो रह जाता है। स्पेशली अगर आपके पास रिसोर्सेज ना हो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी आप रिसोर्सेज अलग करें और फिर लोगों की वेलफेयर के लिए भी अलग करें। आप पाकिस्तान की जब इंडिपेंडेंस हुई तो डॉन अखबार का एक इदारिया है, बड़ा तारीखी इदारिया है। उस वक्त पहला जो साल था उससे जो बजट रखा था पाकिस्तान की हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत ने कायदे आज़म के ज़माने में, उसका 70% पैसा दिया गया डिफेंस को। और फिर आपको पता ही है कि इंडिया के साथ कश्मीर के ऊपर नई नई रियासत की लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो वो दिन है और आज का दिन है, डिफेंस जो है दैट हैज़ बीन प्राइमरी। तवज्जो सारी डिफेंस के ऊपर रही है और पैसा जो है वो डिफेंस को चाहिए। अब वो डिफेंस क्यों प्रायोरिटी रही? वो इसलिए प्रायोरिटी रही क्योंकि इंडिया आपके साथ झगड़ता रहा, जैसे आप चाहें इसको कर लें, जिसकी वजह से वफाक जो है उसको मजबूत करना पड़ा। बिकॉज डिफेंस जो है वो लोकल मसला नहीं है, प्रोविंशियल मसला नहीं है, वो नेशनल मसला है, डिफेंस ऑफ द कंट्री। तो इसलिए नेशनल सिक्योरिटी स्टेट जब ये बनी तो फौज की अहमियत भी ज्यादा हो गई और जो बजट था उसके ज्यादा पैसे भी जो थे वो भी एलोकेट करने पड़ गए डिफेंस को, और सेंटर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ गया। इसी वजह से कि जो पहले 10 साल थे पाकिस्तान के, उस वक्त 1956 की एक जमाने की एक कॉन्स्टिट्यूशन थी, वो 1936 की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके हमने चलाया था। और उसमें ये 4 यूनिट से 5 यूनिट से, ईस्ट पाकिस्तान और बाकी 4 यहाँ थे। और अयूब खान साहब जब आए तो 58 में, तो उन्होंने फौरन नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो दी और इसीलिए फिर 1965 में इंडिया के साथ जंग भी हुई कश्मीर के ऊपर। तो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट सेंट्रलाइज स्टेट होती है। तो अयूब खान ने 1 यूनिट बना दिया, उन्होंने कहा जी ये बाकी प्रोविंसेस खत्म करें, डिफेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, वफाक बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वफाक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारा फोकस वफाक के ऊपर होना चाहिए, बाकी ये चीजें जो है इनको देखा जाएगा।
अच्छा, उसका ये अब होता ही है कि जो वेलफेयर स्टेट जो होती है, ये तो हो गया नेशनल सिक्योरिटी स्टेट के लिए सेंट्रलाइज्ड कमांड, मेन रिसोर्सेज सेंटर के ऊपर, वफाक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट जी। वेलफेयर जो है वो लोकल लेवल से होती है शुरू। वेलफेयर की जो सारी फलसफा है दुनिया का, वो लोकल गवर्नमेंट से होता है। जितनी चले जाएंगे उतनी ज्यादा वेलफेयर की तरफ तवज्जो होती है, क्योंकि नीचे से जो लोग आते हैं वो अपने लोगों का ख्याल करते हैं। तो वो छोटी छोटी तहसीलों से लेके फिर ऊपर चढ़ते 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 आप, और वो लेवल जो होता है वो वेलफेयर का लेवल होता है जी। अच्छा, वेलफेयर सिर्फ इससे नहीं होती, बड़ी बड़ी सड़कें बनाने से। वेलफेयर नलका नाली, पुलिस और अदालतें, ये लोकल लेवल पे सब कुछ होता है। अच्छा, इसीलिए लोग अभी भी बरतानिया की हुकूमत जो थी, कॉलोनियल पावर जो थी, उसको याद करते हैं, बिकॉज वो लोकल लेवल पे उन्होंने पावर डिवॉल्व की हुई थी जी। और वेलफेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट थी। हाँ। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन वेलफेयर स्टेट एंड नेशनल सिक्योरिटी स्टेट, ये पहले दिन से पाकिस्तान के अंदर बिल्ट इन थी, बिकॉज ऑफ हमारी जो इंडिया के साथ जो तजाद था। अच्छा, उसके साथ क्या हुआ कि फिर हमने अयूब खान के जमाने में हमने 1 यूनिट बना दिया। अब अयूब खान का 1 यूनिट जो था, उसके अंदर सारा पैसा जो था वो 2 जगह पे गया, एक डिफेंस की तरफ गया और दूसरा ये कि जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई वो बड़ी लॉपसाइडेड थी, अनइवन थी। छोटी प्रोविंस, छोटे गरीब इलाकों में नहीं गया, वो जहाँ पहले डेवलपमेंट हो रही थी वहीं होनी शुरू हो गई। ना ईस्ट पाकिस्तान पैसा गया, ना सिंध में गया, और कराची से हटा के कैपिटल शिफ्ट कर दिया इस्लामाबाद, तो सारी वो भी उधर चला गया। अच्छा। और लोकल गवर्नमेंट भी नहीं हुई, और वो जो उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसीज बनाई थी वो खत्म हो गई, उसके वो चल नहीं सकी। तो जब भी ये डिफेंस का मसला आया है, और तो उस वक्त सेंट्रलाइज स्टेट की बात हुई है। मगर फिर आप देखिए कि जब भी फौजी हुकूमतें आती हैं सेंटर के अंदर, तो वो प्रोविंसेस को अहमियत नहीं देते, वो लोकल गवर्नमेंट को एम्फोसिस देते हैं। और सबसे ज्यादा अयूब खान ने भी बेसिक डेमोक्रेसीज बनाई, उसके बाद जियाउल हक साहब आए, लोकल गवर्नमेंट, उसके बाद मुशर्रफ आए, लोकल गवर्नमेंट, और ऊपर सेंटर और नीचे लोकल गवर्नमेंट। उन्होंने ये जो प्रोविंशियल सेटअप था इसको कमजोर किया, क्योंकि प्रोविंशियल सेटअप के साथ एक हमारा एक्सपीरियंस ये है आयशा कि कोई डेवलपमेंट लोकल नहीं होती। अब लाहौर की डेवलपमेंट हो जाएगी, मगर बाकी पंजाब में जो छोटे छोटे जगह हैं वहां नहीं होगी, एंड सो ऑन। तो इसी तरीके के साथ, तो इसलिए ये इशू जब भी डिफेंस का आता है तो ये इशू बनता है। अब हमने देखा है कि लोकल गवर्नमेंट जो है उसके कानून भी बन चुके हैं, और अदालतों ने भी हुक्म दिया हुआ है प्रोविंसेस को कि आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराएं और जेन्युइनली पावर जो है उसको डिफ्यूज करें, ताकि लोकल लेवल पे वेलफेयर इंक्रीज करें। मगर ये होता नहीं है। ये हमारे सियासतदान प्रोविंशियल लेवल के और फेडरल लेवल के मिले हुए हैं। अब क्योंकि दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया के साथ फिर से टेंशंस जो है बढ़ गई हैं, और वैसे ही ये रीजन बड़ी खतरनाक है, तो इसलिए फोकस इज गोइंग बैक टू द सेंटर। और ये डिबेट फिर शुरू हो गई है कि सेंटर के पास तो पैसे कोई नहीं डिफेंस के लिए, सेंटर के पास तो पैसे नहीं है डेवलपमेंट के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो कि सिक्योरिटी का एक डायमेंशन है। तो इसलिए अब ये बात शुरू हो गई है कि ये 4 प्रोविंसेस जो हैं पैसे सारे ये ले जाते हैं, और नीचे लेवल पे वेलफेयर होती नहीं है, प्रोविंशियल लेवल पे करप्शन से साइफन ऑफ हो जाते हैं, और जो वफाक है वो भी महरूम हो जाता है, वो भी जो चीज करने की है उसके पास भी पैसे नहीं होते। तो इसलिए ये इशू फिर खड़ा हो गया अब। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है पाकिस्तान के अंदर, जो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट एंड वेलफेयर स्टेट, ये जब तक रिजॉल्व नहीं होगी उस वक्त तक ये प्रॉब्लम्स चलेंगे। और अब ये जो NFC अवार्ड का जो सारा इशू बन चुका है, इसका फॉर्मूला जो है वो चेंज करना चाहिए, और पैसे फेडरल गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे चाहिए। और दूसरी तरफ ये है कि लोकल गवर्नमेंट अभी तक नहीं चल रही, और जो भी सियासी जमातें हैं वो नहीं चलाना चाहती। तो आई थिंक दिस इज द रीजन कि जब भी कोई फेडरल क्राइसिस आती है तो ये प्रोविंसेस की बात, कि प्रोविंसेस को कमजोर किया जाए और प्रोविंसेस बनाई जाए, ताकि वो अगर लोकल गवर्नमेंट नहीं हो रही तो कम से कम 32 डिविजन्स जो हैं या 12, इसको कम कर दिया जाए ताकि पावर डिवॉल्व कर जाए। अगर एक प्रोविंस की गवर्नमेंट जो है वो पैसे नीचे नहीं लगाती तो चलो उस प्रोविंस को 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ताकि वो सारे पैसे जो हैं फिर मुख्तलिफ जगह पे लगे हो। तो आई थिंक इस किस्म की अब आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं, और मैं समझता हूँ इसके अंदर बड़ा वजन है, बिकॉज जो आगे सूरत हाल आ रही है ये सारी रीजन के अंदर,
जिसके अंदर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज जो हैं वो बड़ी अहम होंगी, तो इसमें ज़रूरत ये है कि वफाक के पास भी पैसे हों फॉर डिफेंस and other major issues that relate to national security, communications, currency, defense, ये सारी चीजें फेडरल गवर्नमेंट की, और उधर नीचे लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। और अगर ये प्रोविंसेस लोकल गवर्नमेंट नहीं डिवॉल्व करते तो फिर प्रोविंसेस को डिवॉल्व कर दिया जाए इनटू स्मॉलर प्रोविंसेस, ताकि वहाँ जो भी चीफ मिनिस्टर है या मेयर है वो उसका ख्याल करे। तो दैट इज वाई अमेरिका के अंदर उन्होंने ये सिस्टम बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, कि इंडिया के अंदर भी उन्होंने बना लिया है कि तीन लेवल्स के ऊपर है वहाँ, एक फेडरल गवर्नमेंट है, फिर एक स्टेट गवर्नमेंट है, और फिर लोकल गवर्नमेंट है वहाँ। और इसी तरीके से इंडिया ने भी ये कर लिया, हमसे ये नहीं हुआ। हमने थर्ड लेवल टियर जो है वो कभी बनाया नहीं। जब थर्ड लेवल बनाते हैं तो सेकंड लेवल को उड़ा देते हैं, फौजी आते हैं वो सेकंड लेवल को उड़ा देते हैं, थर्ड बना देते हैं, उसके साथ और तकलीफ होती है। और जो सियासतदान है वो सेकंड लेवल रखते हैं, थर्ड लेवल को आने नहीं देते, बिकॉज वो समझते हैं कि उनका फिर पावर, पैसे जो है वो डाइल्यूट हो जाएंगे एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है ये वैलिड सवाल है, और आजकल क्योंकि इतने सख्त इश्यूज बने हुए हैं तो ये इस चीज को डिबेट करना चाहिए और इसकी प्रोज एंड कॉन्स देखनी चाहिए। वैलिड सवाल है और वैलिड नीड भी है। आपके ख्याल में जो माजी आपने बताया, कॉज एंड इफेक्ट बताया, उसके बाद आज के हालात को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि जो हमारी सियासत है, ये सियासी ज़मीन है, पॉलिटिकल विल है, वो कितना हमवार है कि इस मामले पे आगे पेशरफ्त की जाए? देखिए बड़े मसले हैं, इतनी आसानी से हो नहीं सकता। पहले हो सकता था, 10 साल 20 साल पहले हो सकता था। अब तो आप देखिए कि ये प्रोविंशियलिज्म जिसे आप कहते हैं, सब नेशनलिज्म प्रोविंस लेवल की, वो बड़ी वसी पैमाने पे आ गई। बलूचिस्तान में आप देख लें, केपी में आप देख लें, सिंध में आप देख लें, वो एक पंजाब ही है जहां उस किस्म की प्रोविंशियल नेशनलिज्म नहीं है। हालांकि एक जमाने में मियां नवाज शरीफ साहब ने जाग पंजाब जाग का नारा भी लगाया था, मगर वो उस तरीके से बना नहीं। मगर सिंध के अंदर तो सिंधी नेशनलिज्म है, और उधर कराची के अंदर महाजर नेशनलिज्म है, उधर केपी के अंदर आप देख रहे हैं पख्तून नेशनलिज्म है, एंड तो और बलूचिस्तान में तो आपको पता ही है, वहां तो ऑलरेडी एक इंसर्जेंसी भी चल रही है नेशनलिज्म के बेस के ऊपर। तो अब मेरा ख्याल है ये मुश्किल हो गया है कि इन सबको कैसे मनाया जाए कि आप प्रोविंशियल पावर जो है वो कम करें। वो तो प्रोविंशियल पावर तो ज्यादा करना चाहते हैं, वो तो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट कम हो, ये कन्फेडरल गवर्नमेंट बने। फेडरल नहीं, पाकिस्तान को कन्फेडरेशन बनानी चाहिए। मतलब ये कि चारों प्रोविंसेस जो हैं वो आजाद किस्म की रियासतें बन जाएं, सारा पावर उनके पास हो, और वो आगे से जो देना चाहें वो फेडरल गवर्नमेंट को दे दें। पुराना फॉर्मूला ये था कि फेडरल गवर्नमेंट के पास सब कुछ हो, और वो जो देना चाहे वो प्रोविंसेस को दे दे, और प्रोविंसेस जो देना चाहें वो दे दे लोकल गवर्नमेंट को। तो ये तो अब मुश्किल हो गया ना, बिकॉज जो प्रोविंसेस हैं वो इतनी स्ट्रांग हो गई हैं, या वहां इतना सेंटिमेंट स्ट्रांग हो गया है कि वो अपना पावर छोड़ना नहीं चाहते, वो एक ढेला नहीं वापस करना चाहते। वो तो जो एग्जिस्टिंग एनएफसी अवार्ड है उसको तब्दील नहीं करना चाहते। पानी के ऊपर मसले बनने शुरू हो गए हैं, और वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हो गए हैं, लोकल लेवल पे नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात तो, सवाल तो बड़ा वैलिड है, मगर ये जिस टाइम पे ये आ रहा है ये सवाल फिर से, इससे बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको आगे बढ़ाना। अच्छा सेठ साहब, अभी 12 अगस्त को नेशनल असेंबली में हमने देखा कि सबसे बड़े सूबे पंजाब के हवाले से इसकी नई हदबंदी और एक नया सूबा बनाने का बिल पेश किया गया। 51 और 59 में तरमीम का बिल पेश किया गया कि इसके बाद सूबे 5 हो जाएंगे। उसके बाद ये बहस और आगे फैली, और किसी ने 12 सूबे और किसी ने इससे भी ज़्यादा सूबे बनाने की तजवीज़ दे दी, और अब आर्टिकल्स उस पर लिखे जा रहे हैं, और उसमें बहुत से इन डेप्थ एनालिसिस माजी से भी किया जा रहा है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से इस मामले पर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आता, लेकिन निचले लेवल पर बहुत बहस शुरू हो जाती है और वो बिखर जाती है। फैसल वावडा की इसी जगह पर हमें सख्त हिमायती दिखाई देता है, तो पीपल्स पार्टी इसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, और इसके लिए जो हमारे आइन में भी प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 2/3 अक्सरियत का मामला, फिर दूसरी तरफ रेफरेंडम भी है। किसी ना किसी सतह पर तो कोई ना कोई बात आगे चलेगी ही, तो वो मुमकिन तौर पर क्या हो सकती है? देखिए, इसके पीछे सबसे ज्यादा कंसर्न जो है वो हमारी को है, बिकॉज वो नेशनल सिक्योरिटी कि वही एक इदारा है जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि प्रोविंसेस जो हैं वो अपना ख्याल करें, और हम इतने पैसे नहीं दे सकते प्रोविंस को, हमने वफाक को चाहिए। जैसे मैंने कहा ये प्रॉब्लम बना हुआ है, और जैसे मैंने कहा कि इसको बाकी लोग तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। तो अब आपका जो सवाल है कि ये कैसे होगा, कौन करेगा, ये लोग जो नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं और जो प्रोविंशियल असेंबली में बैठे हुए हैं, ये एक ही है, ये दो नहीं है, ये एक ही खाता है। ये नहीं होने देंगे,
ये सिर्फ ड्रामा करते हैं। जब जैसे उन्होंने सदर्न पंजाब सूबे की बात की, सारी सियासी जमातों ने कह दिया हाँ हाँ करेंगे वोट लेने के लिए, बिकॉज वहां एक सब नेशनलिज्म बन रही है, मगर हकीकत में नहीं करते, बिकॉज अपना पावर जो है प्रोविंस का वो उधर नहीं देना चाहते। वो चीफ मिनिस्टर कहता है मैं ही हूँ, प्राइम मिनिस्टर के बाद मैं ही हूँ। अब एक चीफ मिनिस्टर और ये लोग जो बनते हैं, और आपको पता है कैसे फैमिलीज कंट्रोल कर रही हैं, और कोई यहाँ उस कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, मरूसी सियासत है। तो इसके लिए तो आइन को तब्दील करना पड़ेगा सिर्फ, और वो इतना आसान काम नहीं है आइन को तब्दील करना। लोग कहते हैं जी 27वीं अमेंडमेंट वगैरह वगैरह, आपने खुद ही अभी बताया कि पीपल्स पार्टी तो नहीं होने देगी। क्यों? सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है ये बढ़ेगा सिंध के ऊपर। पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, क्योंकि उनके पास रूरल सिंध का सारा वोट है। वो एक नेशनलिज्म है जिसको पीपल्स पार्टी जो है वो टैप करती है। हाँ। अगर वहां सिंध के अंदर मुख्तलिफ प्रोविंसेस बन जाते हैं तो कराची भी बन जाएगा फिर अलग प्रोविंस, और पीपल्स पार्टी का वहां कोई होल्ड नहीं होगा उसके ऊपर। तो पीपल्स पार्टी तो कि कराची हाथ से निकल गया तो फिर रहा क्या उनके पास, एंड सो ऑन। इसी तरीके के साथ पंजाब के अंदर भी सदर्न पंजाब महरूम है, सेंट्रल पंजाब तकड़ा है, तो सेंट्रल पंजाब तो नहीं चाहेगा कि उसका पावर लेके कहीं और दे दिया जाए। और इस वक्त भी जो रूलिंग पार्टी इस वक्त जो वो सेंट्रल पंजाब पार्टी है ना, उसको तो अब मुस्लिम लीग को तो सदर्न पंजाब में वोट शोट ज्यादा नहीं मिलता एंड सो ऑन। तो इस किस्म के इश्यूज हैं आपके, और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी रुकावट जो है वो आजकल के सियासतदान हैं जो प्रोविंसेस में बैठे हुए हैं और जो नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं, वो इसको नहीं आगे बढ़ने देंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। पहली चीज तो ये है कि 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए प्रोविंसेस के अंदर भी। अब सिंध के अंदर तो आपको नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं देगी, कर ले जो मर्जी। तो फिर ये कैसे होगा कि सिंध के अंदर वैसे हालात रहे और पंजाब के अंदर मरियम नवाज को या मियां नवाज शरीफ को आप मनवा लें कि अच्छा जी कर दो तो वो कर देते हैं। बलूचिस्तान के अंदर वहां लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, केपी के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी टू डू दिस, बट इसकी जो रैशनल है, जो इसकी जरूरत है, वो तो सबको समझ आ रही है। और सोल्यूशन जो है, अगर आप इतने ज्यादा प्रोमिसेस नहीं बनाते तो फिर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोबस्ट जिसमें तकड़ा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाना पड़ेगा, और उस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, और अदालतों को बड़ी सख्ती के साथ उस लोकल सिस्टम को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो लोकल गवर्नमेंट लॉ बनाते हैं उसके अंदर उसको बिल्कुल लोकल राइट्स जो है उसको फारग कर देते हैं, वो सारे का सारा सेंट्रलाइज स्टेट ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर देते हैं। अभी भी जो कानून आप देख रहे हैं जो बने हुए हैं उसके अंदर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास तो पावर नहीं है लोकल, वो तो आपको ब्यूरोक्रेट्स को उनको दे दिया उन्होंने पावर कि वो सारा फैसले करेंगे। तो वही पुरानी बात है ना, कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी, वो नीचे भी वही चलाए ऊपर भी वही चलाए। सेठी साहब, सिक्योरिटी स्टेट के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो जनरल बाजवा के दौर में आई थी, इमरान खान साहब के दौर में आई थी, मुईद यूसुफ साहब ने उसके बारे में बताया था कि उसमें हमने चेंज किया ट्रेजेक्ट्री, अब हम वेलफेयर स्टेट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उस पॉलिसी का मज़ीद तफसीलात कभी सामने की। अब जो आपने बात की, जब आप 2/3 मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, ये वाली प्रॉब्लम्स ना अमेरिका में देखी गई, ना इस तरह से भारत के आइन में कोई कदगन है, कोई रुकावट है। तो जब 2/3 की बात आ रही है तो हमने ये अभी माजी में मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद से ये देखा कि 2/3 गवर्नमेंट को मिलने की बातें की जा रही थी। उस तरह से तो कोई बड़ी रुकावट इस हुकूमत के लिए नहीं है, सिर्फ एक विल चाहिए। और पंजाब की सतह से अगर इसका आगाज़ कर दिया जाए, 2/3 यहाँ पर सूबाई असेंबली से ले लिया जाए और पंजाब से अगर आगाज़ किया जाए तो डोमिनो इफेक्ट इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क की तरफ जाए, तो इस तरह आगाज़ हो सकता है। थियरी में तो हो सकता है, मगर प्रैक्टिस में ये नहीं होगा। बिकॉज पंजाब में आप कर भी लेंगे तो क्या आप नेशनल असेंबली में फिर बाद में जाना है ना, वहाँ अप्रूवल तो नेशनल असेंबली से लेनी है ना, तो पीपल्स पार्टी तो सपोर्ट नहीं करेगी। अच्छा, 26वीं आईनी तरमीम के लिए तो सबकी हिमायत हासिल होगी, लेकिन अगर 27वीं आए, वो जो सारा आयशा फिर वो तो फिर एनएफसी अवार्ड भी उड़ जाएगा ना, बहुत कुछ हो जाएगा। ये इट्स नॉट गोइंग टू बी सो इजी, नो, यू विल नॉट गेट द सपोर्ट फॉर इट। तो आप पीपल्स पार्टी के साथ क्या करेंगे? आप पीपल्स पार्टी के साथ जो 26वीं आईनी तरमीम में हुआ, फिर उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम में भी कुछ ऐसा ही हो जाए, या ये तो आप कह रही हैं पंजाब में हो जाए, बाकी जगह पे ना हो? बाकी जगह जी पंजाब से शुरू किया जाए, एक मॉडल अपना लिया जाए। दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त सबसे अच्छी गवर्नमेंट जो है, इस वक्त नहीं काफी अरसे से, पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। ये आपका कहना कि जी सिर्फ एक प्रोविंस में कर लें और वो भी
फिर उसमें नेशनल असेंबली में कौन अप्रूव करवाएगा उसको? मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी बहुत इसको खतरा देखेगी। उन्हें पानी नहीं करने दिया आपको, जो आप कनाल बनाना चाह रहे थे उन्होंने वो नहीं आपको करने दिया, तो आपको ये करने देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन केनाल मामले की गिरा जिन दिलों में है वो बहुत मजबूत और बहुत गहरी है, और आपको पता है जब दरारें पड़ती हैं तो फिर नताइज क्या होते हैं।